हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जो है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रभाकर लोहार की दुकान पर। प्रभाकर लोहार की लोकल शॉप पर बैठा हुआ लोहार के काम को देख रहा था। लोहार की दुकान पर एक छोटा सा बेंच था, जिस पर लोहे के औजार जैसे कुल्हाड़ी, दरांती आदि जो बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार थे, वे रखे हुए थे। चमकदार आग जल रही थी और दो आदमी मेटल रोड्स को शेप देने के लिए उन्हें गर्म कर रहे थे और बीट कर रहे थे, यानी मेटल रोड्स को शेप देने के लिए उस पर हथौड़े से मार रहे थे। आग जल रही थी और काम हो रहा था, इसलिए आसपास बहुत गर्मी और शोर था, लेकिन ये देखना बहुत आकर्षक था कि क्या हो रहा था, यानी कि काम किस प्रकार हो रहा था। यह सब देखकर प्रभाकर को अच्छा लग रहा था। लौ उपकरण और कृषि। आज हम अक्सर आयरन के इस्तेमाल का महत्व नहीं समझते, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आयरन और स्टील से बनी चीज़ें हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा हैं। सब कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में लगभग 3000 साल पहले से ही आयरन का यूज़ होना शुरू हो गया था। हम जानते ही हैं कि लोहे के औजार और हथियारों के बहुत बड़े संग्रह में से कुछ लोहे के औजार और हथियार मेगालिथिक कब्र से मिले थे। इस बात से भी ये साबित होता है कि लोगों द्वारा आयरन के टूल्स का उपयोग बहुत पहले से हो रहा था। लगभग 2500 साल पहले आयरन टूल्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के सबूत मिले, जैसे कि जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और लोहे की धार वाले हल। यह हल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी था। ये देखिए, पहली फोटो है टोंग की, दूसरी फोटो है एक्स की और तीसरी फोटो है सिकल की। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। उत्पादन को बढ़ाने के दूसरे कार्य। इरिगेशन यानी सिंचाई। जिन राजाओं और साम्राज्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका अस्तित्व समृद्ध गांवों के समर्थन के बिना नहीं हो सकता था, जबकि नए नए उपकरण और पौधे लगाना यानी रोपाई की व्यवस्था ने उत्पादन को बढ़ाया और साथ ही साथ उत्पादन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का भी उपयोग किया गया। इस समय के दौरान सिंचाई के लिए जिन साधनों का निर्माण हो रहा था, वे थे नहर, कुएं, टैंक्स और बनावटी झीलें आदि। यदि आप नीचे दिए गए चार्ट को देखें तो आप पाएंगे कि सिंचाई कार्यों के निर्माण के कुछ चरणों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट, राजाओं को सेना तैयार करने के लिए, महलों और किलों का निर्माण करने के लिए और उनके रखरखाव एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत होती थी। सेकंड, राजा किसानों से कर मांगते थे। अब किसानों ने राजा को कर देने के लिए क्या किया? थर्ड, किसानों ने कर चुकाने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाया। लेकिन उत्पादन का बढ़ना कैसे संभव हुआ? फोर्थ, ये सिर्फ सिंचाई से ही संभव हुआ। फिफ्थ, राजा सिंचाई के कार्यों के लिए धन देते थे और सिंचाई कार्यों की योजना भी बनाते थे। फार्मर्स को कार्यों के लिए धन मिल गया और कार्यों को करने के लिए योजना भी बन गई, लेकिन लेबर यानी श्रमिक कौन प्रदान करवाएगा? सिक्स्थ, लेबर लोगों द्वारा प्रदान की गई। धन, योजना, श्रमिक, ये सब चीजें उपलब्ध होने पर क्या हुआ? सेवंथ, उत्पादन बढ़ा। एट्थ, अब उत्पादन बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी। नाइन्थ, और फसल उत्पादन अधिक निश्चित होने से किसानों को भी लाभ हुआ। गांवों में कौन रहता था? सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में लार्ज लैंड ओनर्स, बड़े जमींदारों को वेलाल्लर नाम से जाना जाता था। ऑर्डिनरी प्लोमैन को उजहावर नाम से जाना जाता था और लैंडलेस लेबरर्स, भूमिहीन मजदूर, जिनमें दास भी शामिल थे, उन्हें कदई सियार और
अधिमाय नाम से जाना जाता था। देश के उत्तरी भाग में गांव के मुखिया को ग्राम भोजका नाम से जाना जाता था। आमतौर पर एक ही परिवार के पुरुष पीढ़ियों तक इस पद पर बने रहते थे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पद या नौकरी अनुवांशिक होती थी। ग्राम भोजका अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता था। आमतौर पर ग्राम भोजका यानी विलेज हेडमैन के पास जमीन पर खेती का काम करने के लिए दास तो थे ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह श्रमिकों को भी काम पर रखता था। इसके अलावा क्योंकि वह शक्तिशाली था, इसलिए राजा अक्सर उसका इस्तेमाल गांव से कर वसूलने के लिए करता था। वह न्यायाधीश यानी जज और कभी कभी पुलिसमैन के रूप में भी कार्य करता था। ग्राम भोजका के अलावा वहां स्वतंत्र यानी आत्मनिर्भर किसान थे, जिनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन थी। उन्हें गृहपति नाम से जाना जाता था, जिनमें से अधिकांश छोटे जमींदार थे। गांव में जिन पुरुषों और महिलाओं के पास अपनी जमीन नहीं होती थी, उन्हें दास कामकारास नाम से जाना जाता था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपनी जीविका कमाते थे। अधिकांश गांवों में कुछ शिल्पकार भी थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, सबसे पुरानी तमिल रचनाएं। तमिल में कुछ शुरुआती रचनाएं जिनकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। उन रचनाओं को संगम लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। इन ग्रंथों को संगम कहा जाता था क्योंकि उन्हें मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं, जिन्हें संगम के रूप में जाना जाता है, में रचित और संकलित किया गया था। ऊपर जिन तमिल शब्दों का उल्लेख किया गया है, वे शब्द संगम लिटरेचर में पाए जाते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी, शहरों की कहानियों, यात्री, मूर्ति और पुरातत्व के बारे में पता लगाना। जातकास, आपने जातकास के बारे में सुना होगा। ये ऐसी कहानियाँ थीं जिनकी रचना शायद सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और बाद में इन्हें लिखा गया और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इन्हें संभाल कर रखा गया। चलिए हम जातक स्टोरी के एक हिस्से के बारे में जानते हैं, जो हमें ये बताता है कि कैसे एक गरीब व्यक्ति धीरे धीरे अमीर बन गया। द क्लेवर पुअर मैन। एक समय की बात है, एक यंग मैन था जो बहुत गरीब लेकिन बहुत बुद्धिमान था। वह शहर में रहता था। उसका पैसे कमाने का संसाधन सिर्फ एक मरा हुआ चूहा ही था। उसने मरे हुए चूहे को एक होटल में उनकी बिल्ली के लिए एक सिक्के में बेचकर पैसे कमाने की शुरुआत की। एक दिन वहां आंधी आई। राजा का बगीचा टहनियों और पत्तों से गंदा हो गया था और माली को पता नहीं था कि इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए। उसने माली के आगे एक प्रस्ताव रखा कि वह बगीचा साफ कर देगा, लेकिन इसके बदले में लकड़ी और पत्ते रखेगा। माली एक बार में ही मान गया। उसने बगीचे में खेल रहे सभी बच्चों को बुलाया और यह कहकर अपनी बातों में फंसा लिया कि हर बच्चे को स्टिक और लीफ उठाने के बदले मिठाई दी जाएगी। कुछ ही समय में सारे कूड़े का ढेर प्रवेश द्वार के पास लगा दिया गया। राजा का कुम्हार ईंधन की तलाश में था, जिससे कि वह अपने बर्तनों को बेक कर सके। इसलिए उस पोर्टर ने उस यंग मैन से स्टिक्स और लीव्स का पूरा ढेर ले लिया और इसके लिए उसे पैसे दिए। अब यंग मैन ने दूसरी योजना सोची। वह पानी से भरा हुआ जार सिटी गेट के पास ले गया और 500 घास काटने वालों को पानी दिया। वह खुश हुए और बोले, आपने हमें पानी पिलाकर बहुत पुण्य का काम किया। हमें बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उसने उन ग्रास कटर्स से कहा कि जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। बाद में वह एक व्यापारी का दोस्त बन गया। एक दिन उस व्यापारी ने उस यंग मैन से कहा कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ कस्बे में आ रहा है। यह सुनकर यंग मैन खुश हो गया और उसने अपने दिमाग में एक और योजना बनाई और उस योजना के अनुसार वह ग्रास कटर्स के पास गया।
उसने उन 500 ग्रास कटर्स से कहा कि कृपया आप सभी मुझे एक एक घास का बंडल दे दीजिए और तब तक अपनी घास किसी को भी मत बेचना जब तक मेरी घास नहीं बिक जाती। वह यंग मैन की बात मान गए और उसे घास के 500 बंडल दे दिए। जब घोड़े का व्यापारी कहीं से भी घास नहीं खरीद सका तो उसने उस यंग मैन से सारी घास 1000 कॉइन्स में खरीद ली। इस प्रकार वह गरीब यंग मैन अपनी होशियारी से अमीर बन गया। हम शुरुआती शहरों में से कुछ शहरों में जीवन के बारे में जानने के लिए अन्य प्रकार के सबूतों का उपयोग कर सकते हैं। मूर्तिकारों ने कस्बों और गांवों के साथ साथ जंगल में लोगों के जीवन को दर्शाने वाले दृश्यों को उकेरा। मतलब मूर्तिकारों ने ऐसी मूर्तियां बनाई जो कस्बे, गांव और जंगल के लोगों के जीवन को दर्शाती थी। इनमें से कई मूर्तियों का इस्तेमाल बिल्डिंग्स की रेलिंग्स, पिलर्स और प्रवेश द्वार को सजाने के लिए किया जाता था और लोग इस डेकोरेशन को देखने के लिए इन बिल्डिंग्स में विजिट करते थे। ए स्कल्पचर फ्रॉम सांची। यह एक स्कल्पचर है जो सांची से मिला। सांची मध्य प्रदेश में एक साइट है जिसमें स्तूपास हैं। यह स्कल्पचर शहर के दृश्य को दर्शा रहा है। कई शहर जिनका विकास 2500 साल पहले हुआ था वह महाजनपद की राजधानियां थीं। जैसे कि हम जानते हैं कि इनमें से कुछ शहर विशाल किलों की दीवारों से घिरे हुए थे। इस फोटो में देखिए, ये रिंग वेल्स हैं जो दिल्ली में मिले। अनेक शहरों में पुरातत्वविदों को पॉट्स की रोज या सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी के रिंग्स मिले जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित किए गए थे। इन रिंग्स को रिंग वेल्स कहा जाता है। ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ मामलों में शौचालय, नालियों और कूड़े के ढेर को रखने के रूप में इस्तेमाल किया गया। सामान्य तौर पर ये रिंग वेल्स अलग अलग घरों में मिले। हमारे पास शायद ही महलों, बाजारों या साधारण लोगों के घरों के कोई अवशेष हैं। शायद कुछ को पुरातत्वविदों द्वारा खोजा जाना बाकी है। दूसरे घर लकड़ी, मिट्टी की ईंटें और छप्पर से बने थे जो इन चीजों से बने होने के कारण बच नहीं सके और समय के साथ नष्ट हो गए। शुरुआती शहरों के बारे में जानने का दूसरा तरीका, जो नाविक और यात्री इन शहरों में जा चुके थे उनके द्वारा इन शहरों के बारे में बताया गया उनका विवरण है। सबसे विस्तृत विवरणों में से एक विवरण जो पाया गया वो एक अज्ञात ग्रीक सेलर का था। उसने हर एक पोर्ट के बारे में बताया जहां भी वह गया था। इस ग्रीक सेलर ने एक शहर भरूच के बारे में व्याख्या दी। चलिए ग्रीक सेलर द्वारा भरूच शहर की दी गई व्याख्या के बारे में जानते हैं। द स्टोरी ऑफ बेरिगाजा, द ग्रीक नेम फॉर भरूच। भरूच को ग्रीक में बेरिगाजा बोलते हैं। बेरिगाजा में गल्फ यानी खाड़ी बहुत छोटी या तंग थी और जो सेलर समुद्र की तरफ से आते थे उनके लिए यहाँ जहाज चलाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर जहाज़ों को कुशल और अनुभवी स्थानीय मछली पकड़ने वाले ही चलाते थे जिन्हें राजा द्वारा नियोजित किया गया था। बेरिगाजा में जो सामान आयात यानी इंपोर्ट होकर आता था वह था वाइन, शराब, कॉपर यानी तांबा, टिन, लीड, कोरल यानी मूंगा, टोपैज यानी पुखराज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यानी सोने और चांदी के सिक्के आदि। बेरिगाजा से जो सामान निर्यात यानी एक्सपोर्ट होता था वह था प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज यानी हिमालय के औषधि युक्त पौधे, आइवरी यानी हाथी दांत, अगेट यानी सुलेमानी पत्थर, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स। राजा के लिए व्यापारियों द्वारा स्पेशल गिफ्ट लाए जाते थे। स्पेशल गिफ्ट्स होते थे जैसे कि सिल्वर वेसल्स यानी चांदी के बर्तन, सिंगिंग बॉयज यानी गाने वाले लड़के, ब्यूटीफुल वुमेन यानी सुंदर महिलाएं, फाइन वाइन अच्छी शराब और फाइन क्लॉथ अच्छा कपड़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.